अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर विद नाते मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सानह सियालकोट की जो तफसीलात अब तक मिली हैं उसमें पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वक़ुआ के वक्त सियालकोट में वज़ीराबाद रोड पर वाक़ फैक्ट्री में रंग और रोगन का काम जारी था। श्रीलंकन शहरी जो कि गारमेंट फैक्ट्री में बतौर मैनेजर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, सुबह 10 बजकर कुछ मिनट पर दीवार पर लगे कुछ पोस्टर्स उन्होंने उतारे तो इस दौरान फैक्ट्री मैनेजर और मुलाजमीन में मामूली सा तनाज़ा हुआ। फैक्ट्री मैनेजर जबान से चूंकि नाआशना थे, इसकी वजह से उन्हें कुछ मुश्किलात भी दरपेश हुई। ताहम फैक्ट्री मालिकान ने मुलाजमीन के साथ तनाज़ा हल करा लिया, जिस पर फैक्ट्री मैनेजर ने गलतफहमी का इजहार करके माजरत भी की, लेकिन कुछ मुलाजमीन ने बाद में दीगर अफराद को इश्तियाल दिलाया, जिस पर बाज मुलाजमीन ने उस मैनेजर को मारना शुरू कर दिया। प्रियंका कुमार जान बचाने के लिए बलाई मंजिल पर भागे, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स ने वहां पर पीछा किया। इसी दौरान एक और वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर थे जिन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि वो उनको बचाएं और ऊपर छत पे बंद कर दिया, लेकिन ये मॉब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इंसानियत सोज खूनी जो पूरी चलती रही सीरियस में फैक्ट्री गार्ड्स भी इसको रोकने में नाकाम रहे। नाज़रीन, फुटेज से यह भी पता चलता है कि सुबह 10:40 पर मैनेजर को इमारत से नीचे गिराया गया और मुश्तिल अफराद उसे घसीट रहे थे। मैनेजर को मुश्तिल मुजाहिरीन ने अंदर ही मार दिया था, जिसकी वजह और उसके बाद उनको नीचे गिराया तो वो तकरीबन बेसुध हो चुके थे। गालिब इम्कान है कि नीचे गिराने से मैनेजर की मौत वाक़ई हो चुकी थी, जिसके बाद मैनेजर की लाश को घसीटकर फैक्ट्री एरिया से बाहर लेकर गया। गारमेंट फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, लेकिन वाक़े के वक्त तमाम गार्ड मौके से फरार हो गए, जिसके बाद फैक्ट्री मुलाजमीन मैनेजर की लाश घसीट कर बाहर ले आए और 11:28 पर पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई तो मुकामी SHO और दीगर जो पुलिस अफसरान थे वो जाए वक़ुआ पर पहुंचे। खराब सूरत हाल को देखकर उन्होंने DPO को कॉल की, जिसपे DPO और 27 इंस्पेक्टरों को मौके पर पहुंचने की हिदायत की और साथ ही भारी नफरी को भी तलब किया। सड़क बंद होने की वजह से पुलिस को नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंचने में थोड़ी ताख़ीर हुई और DPO भी खुद पैदल वहां पर पहुंचे तो देखा कि मुलाजमीन जो थे फैक्ट्री मैनेजर की लाश को जला चुके थे। मरकजी मुलजिम फरहान इतरीज गिरफ्तार है। गिरफ्तार मुलजिम जुनैद को जलती लाश के साथ सेल्फी लेते देखा गया था। आप जरा सिक माइंड्स देखे लोगों के यहाँ पर। मीडिया के सामने एतराफ़ जुर्म करने पे तलहा और बासित को भी गिरफ्तार कर लिया। वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाले मुलजिम सबूर बट को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक की सूरत हाल ये है, तमाम जगहों से इज़हार मुज़म्मत आ रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि कहीं से अगर मगर के साथ भी आ रहा है। जरा आज के इस पे बात करते हैं कि ये एक वाक़या था। एक वाक़े के मुलजमान को आप बेशक फांसी भी दें, आप उनको सजाएं भी दें, सब कुछ करें, आगे आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए क्या करेंगे। जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं, इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर पॉलिटिकल हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ जिब्रान नासिर साहब मौजूद है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। जिब्रान नासिर साहब, मैं इस बात का आगाज़ अगर आपसे कर लूँ, क्योंकि कल से मैंने आपको भी देखा है, ज़ाहिर है बहैसियत ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी है, उसके अलावा भी एक इंसान भी, एक मुसलमान भी, जिन ख्यालात का इजहार सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। इन जिम्मेदारों को सजाएं दे दी जाएंगी, जैसे कि बयानात भी आ रहे हैं, लेकिन ये सजाएं जो पेनिट्रेशन हो चुकी है इंतहा पसंदी की हमारे इस मुल्क में, और जो माइंडसेट हमने पैदा कर दिए गए, बना दिए, जिनको फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं एटम बॉम्ब हमने लगा दिए, उनको डिफ्यूज कैसे करेंगे? देखिए नादिया, हम किस चीज को इंतहा पसंदी कहते हैं, और इंतहा पसंदी का लफ्ज हमेशा हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई हवाला मजहब या मजहबी पस मंजर में होने वाले किसी जुर्म का होता है। जहाँ तक मुझे मालूम है, आज 19वां दिन है, गवादर में हजारों लोग सड़कों पे हैं, वो पीने के पानी का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत उनको पीने के पानी की लिए तरसा रही है। हम शदीद पसंदी किसको कहेंगे? साहिवाल में एक निहत्ते खानदान को मियाँ बीवी बच्चों समेत CTD ने गोलियों से भून दिया, उन्होंने कोई आगे से मज़ाहमत नहीं की थी। शदीद पसंदी किसको कहेंगे? सिर्फ सियालकोट के अंदर शदीद पसंदी क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ सच बोलने पे मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, असद अली तूर के घर पे हमला होता है, हामिद मीर के पेट में गोलियां मार दी जाती हैं, लोग गायब हो जाते हैं, कहा जाता है मरी की सैर को गए हैं, जीते जी इंसान का वजूद मिटा देते हैं। हम शदीद पसंदी सिर्फ सियालकोट में क्यों ढूंढ रहे हैं? शदीद पसंदी बिहेवियर जो है मामूल भी है और हमारे माशरे में दस्तूर भी है, और हर बंदा अपनी फ्रस्ट्रेशन, उसको जो मौका मिल रहा है वो निकाल रहा है।
तो इसको सिर्फ इस पैराए में मत देखें कि सिर्फ क्योंकि एक नारा लगता है लब्बैक और उसके बाद अगर कोई जुर्म हो गया तो वो इत्तेहा पसंदी है, तो अपने नॉर्मलाइज कर दिया माशरे में। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ शिद्दत पसंदी से मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है, ये शिद्दत पसंदी वो है जो हमारे अंदर या हमारी रूह में सरायत कर गई है। सर, आने वाले दिनों में आप इसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं? और अगर कमी, तो मुझे तो कोई ऐसे इक़दाम हुकूमत के बजाय नजर नहीं आ रहे हैं रियासत के जिससे इसमें कमी वाक़ई हो सके। योर टेक सर। ये माइंडसेट तो बढ़ता ही चला जाएगा, इसमें कमी तो नहीं होनी। एक बात बड़ी वाज़ेह है, अब देखिए ना, 1990 से लेके आज तक 78 लोगों की जान इस तरह एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में ली गई है। ये जो कुमारा साहब थे, प्रियंका, ये 78वां शख्स है जिसको मॉब ने, हुजूम ने पकड़ के मारा है। इसमें आप ये देखिए कि इस कानून पर इस्तेमाल करते हुए आप हुजूर की मोहब्बत में, इस्लाम के नाम पे इस किस्म का जो रवैया आपने इन लोगों ने इख्तियार किया है, ये कोई जी शऊर इंसान ये नहीं कर सकता है। असल मसला जो बढ़ता चला गया है वो ये है कि इस मुल्क में सज़ा, यकीनी सज़ा नापैद है। यानी 10-10 साल, ये जिब्रान को भी पता होगा, मेरे ख्याल कोई 2000 से ज़्यादा केस हैं, उसमें से 600-700 ऐसे केस हैं अभी तक ज़ेर अल्तवा हैं, लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं, अदालतें जो हैं उनके मुकदमात नहीं देख रही हैं, वकील आपस में मिल के तारीख़ों पर तारीख़ें डलवाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी नाकामी है हमारी अदलिया की भी। यानी एक कानून का जहाँ पे गलत इस्तेमाल हो गया, 295 बी और सी, इनको पता है, यही वकील होते हैं जो बाद में जज भी बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि आज कितने सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। दो खवातीन थी, मुनीब और मुनीस, दो भाई थे, 2010 में सियालकोट ही में उनको कत्ल कर दिया गया था। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो चौधरी फवाद हुसैन जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उससे पहले भी उन्होंने बात की थी जो एटम बम की उन्होंने, और कहा था कि इंतहा पसंदी, उस तरह से हम निपटने के लिए तैयार नहीं है। आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि कल से सोच रहा था कि सियालकोट वाक़े पर क्या लिखूं, लफ्ज़ तो बेअमल हो गए हैं, ऐसे वाक़यात सिर्फ 48 घंटे हमें तकलीफ देते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और तब तक एहसास दफन रहता है जब तक अगला वाक़या ना हो जाए। बेहिसी बड़े तूफान का पेश खेमा है हमारे सामने, मुल्कों में दरिया बह गए। साथ ही वो लिखते हैं कि हमने माशरे में टाइम बॉम्ब लगा दिए, इन बॉम्बों को नकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए, बहुत तवज्जो। ये मुझे लगता है कि किसी हमारे और आपके दिल की आवाज है। सर, कुछ बातें की हैं जिब्रान नासिर ने, उनका भी आपसे जवाब तलब करूंगी। साथ ही ये जो कह रहे हैं कि हमने एटम बॉम्ब लगा दिए, ये हम कौन है सर? किसने एटम बॉम्ब लगाए? जी, पहली बात तो ये कि हम सब हैं। अगर कोई कहे कि भी वो है और मैं नहीं हूं, तो मेरा ख्याल है इसमें इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें हम बहस में ज्यादा नहीं जाते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे दोनों भाई कह रहे हैं, ये माइंड सेट है और ये वाकया साफ ज़ाहिर है बहुत ऊंदनाक और शर्मनाक है, और इसमें तो अब आंखें मिलाने के काबिल नहीं है। आपस में नहीं आंखें मिला सकते, बाहर वाले लोगों के साथ हम क्या आंखें मिलाएंगे। लेकिन ये है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका। अब भी अगर हमारा ये ख्याल है कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर से आगे चलकर और एक नॉर्मल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी और नॉर्मल अदालत में ये केस चलेगा, देन इट इज डन, ये फिर कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए मेरा पहला तो ये मैं सजेशन है कि हुकूमत को चाहिए कि इस चीज की सीरियसनेस को समझे और फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करे कि जो भी आपने कानून में चेंजेस करनी है, जो भी आपने काम करना है, वो फौरी तौर पे करे। इस स्पेशल वाक़े के लिए तो मैं, चाहे ये मेरे दोस्त दोनों भाई ना माने, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक कानून बनाया जाए इस वाक़े के लिए, फौरी तौर पर मिलिट्री कोर्ट में ये चले और इसको जल्दी इसका फैसला हो। बिकॉज ये मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि हाई कोर्ट से नीचे जितनी कोर्ट्स हैं, किसी में ये अहलियत नहीं है कि इसका फैसला जल्दी कर सके और इसको सही तरीके से इसकी प्रोसिक्यूशन और सब कुछ हो। इमीडिएटली आप एक काम करें, उसके बाद इनको अपील का एक आप हक दे दें, एक अपील का हक दे दें आप हाई कोर्ट में, उसके बाद। लेकिन मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, जब तक आप नाइंसाफी, ना खानदगी और गुर्बत, इनका कोई हिसाब किताब नहीं करेंगे, ये चीज बढ़ती रहेगी। उसके अलावा रिट ऑफ द गवर्नमेंट, और एक चीज और है जो शायद हम आज ना डिस्कस कर सकें, पॉलिटिकल फिलॉसफी के मजहब का पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मजहब के नाम पे जो हम मैसेज को एक्सप्लॉइट करते हैं,
उसके लिए भी कोई सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कुछ जो जमातें अपने आप को इस्लामी कहती हैं तो फिर बाकी को गैर इस्लामी है, इस पर एक बहस होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि बहुत हो चुका, और अब जैसे आप कह रही हैं कि आगे क्या होगा, आगे ऐसा ही होगा अगर हमने कोई बड़े इकदाम ना उठाए, और कुछ जो बड़े इकदाम है उनका मैंने जिक्र कर दिया है ज़िम्नन, उस पर हम आगे बात कर सकते हैं। जिब्रान नासिर साहब, क्या कवानीन नाकाफी हैं जो ये अदालतें उसका बोझ, या फिर ये अदालतें उसका बोझ नहीं उठा सकेंगी और मिलिट्री कोर्ट्स में इन केस को चलाया जाए, लेकिन क्या फिर ये केस आखिरी केस बन सकेगा? मुख्तसर साहब ब्रेक लेती हूँ, वापस आते हैं। जिब्रान नासिर साहब, इन सवालों के जवाब आपसे जाने। चलिए प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी जिब्रान नासिर साहब। देखिए, पहली बात है कि इस वक्त ये कानून का मसला नहीं है। आपने एक नैरेटिव पब्लिकली आम किया है। आज आप बेशक कहते हैं कि एक जमात तहरीक लबैक पाकिस्तान वो इस इशू की मजम्मत कर रही है, इस इंसिडेंट की वाकई की मजम्मत कर रही है, मगर नैरेटिव ये किसने पैदा किया है? अब आप उससे लाताल्लुकी इख्तियार करते रहिए। भारत में जितनी भी बीफ खाने के ऊपर मुसलमानों की लिंचिंग होती है, क्या वो मोदी फोन करके ऑर्डर करता है? उसने तो कभी भी नहीं कहा कि ये सही हुई है, मगर क्योंकि वो खामोश रहता है, वो कंडोन करता है, और वो लोग जो ये जुर्म करते हैं उनका डंका बोलता है, तो हम कहते हैं कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। तो जिन्होंने अभी पुलिस वालों को कत्ल किया था लाहौर में, उनके साथ क्या सलूक किया गया है? जिन्होंने चीफ जस्टिस से लेकर आर्मी चीफ से लेके प्राइम मिनिस्टर को टांगने की बातें की थी, उनके साथ आपने क्या सलूक किया है? 5 बार जाके किसके सामने आपने घुटने टेके हैं? सालसी का किरदार किसने अदा किया है? आप अजीब बात करते हैं कि मुझे लतीफे के तौर पर याद आ गया, एक नरेंद्र मोदी की फिल्म बनी थी जिसमें उसको रोते हुए दिखाते हैं कि मेरा गुजरात जल रहा है। अरे आप भी खुद लगा रहे हो, रो भी रहे हो कि मेरा गुजरात जल रहा है। तो ये नैरेटिव्स आपने खुद आम किए हैं। और जहां तक ये बात है कि जी फलाना कोर्ट इसका मलबा ले ले और जबकि क्लास 3 के केसेस हो तो मिलिट्री कोर्ट हैंडल करेगी, मैं ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा। एक नारा लगा था और अरबाब अख्तियार को मिलाप करवाने पड़ दिए थे। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस तरह हल नहीं हो जाएगा कि आपने सजाएं दे दी। माशरे की इस वक्त फ्रस्ट्रेशन को समझिए। इवन आप पढ़े मुमताज कादरी के फैसले को कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया जो क्लास बैटल है इस मुल्क के अंदर, हैव्स और हैव्स नॉट का। रिलीजन कभी कभी एक जरिया बन जाती है, और परवर्स इंटरप्रिटेशन रिलीजन की तो बहुत आसान जरिया बन जाती है किसी न किसी लोग गुस्सा निकालने का। 13 लोग बता रहे मरकजी मुल्जिमान है, तो जो बाकी 100 लोग थे जो गुजरते हुए जा रहे थे, उन्होंने सुना किसी को मार रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, अच्छा इसमें सवाब भी मिलेगा, वो भी चले गए पत्थर मारने के लिए। उनका ना लेना था ना देना था। तो ये माशरे के अंदर क्यों इतना गम गुस्सा है? हम किस कैफियत में घूम रहे हैं और क्यों घूम रहे हैं? क्या महंगाई उसकी वजह है? बेरोजगारी उसकी वजह है? है ना, सवाल कीजिए, इनको एड्रेस कीजिए इश्यूज को। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके रूट कॉज हमें देखने पड़ेंगे। जी मैं वापस आऊंगी जिब्रान नासिर साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है, रूट कॉजेज देखने पड़ेंगे। ये जो इतनी फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजूहात क्या है? लेकिन उसके साथ साथ आपने खुद जिसका जिक्र किया कि जब हमने टीएलपी के धरनों के बाद जिन पुलिस वालों को जिस तरीके से मारा गया, उनका तो वो खून, उनकी वो कुर्बानी तो बिल्कुल रायगा कर दी। कल सीएम पंजाब कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड, तो मैं हैरान थी कि वो क्यों शॉक थे। किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि जो पुलिस वाले शहीद हुए थे क्या आप उनके घर गए थे? और वो नहीं, इम्तियाज गुल साहब कोई भी हुकूमत के शख्सियत उनके घर नहीं गया था। मैं ये जिस इंतहा पसंदी, जिस सोच की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद मुझे आपके कमेंट चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो हम बातें कर रहे हैं ना मजहबी सियासी जमातें, ये उनके सरबराह हैं। वो लिखते हैं कि सियालकोट में, मतलब वो ट्वीट करते हैं, बयान कोई नहीं देते, ये तक पहुंच एक्सेस कितने लोगों तक है जरा आप खुद सोच लीजिएगा। सियालकोट में पेश आने वाला वाकया काबिल मुसम्मत और शर्मनाक है। जामे तहकीकात होनी चाहिए। रियासत अगर तौहीन रिसालत और तौहीन खत्म नबूवत के मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे। मतलब ये विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। ऐसे बयानात शर्मनाक है जिसपे एहसन इकबाल साहब ने भी कहा है विदाउट एनी इफ एंड बट्स मुजम्मत होनी चाहिए। जी बिलाशुबा इफ एंड बट के बगैर होना चाहिए। जो कॉम्प्रोमाइज़ या समझौते जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अब देखें ना, कोई अगर ये कहे कि ये जो नौजवान जिन्होंने ये सारा काम किया है, ये घिनौना जुर्म किया है, ये तो सारे बारोज़गार लोग हैं, कोई बेरोज़गार तो नहीं थे। कोई ये कहे कि जी बेरोज़गारी के फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये काम कर दिया, नहीं। असल में उनका माहौल है, वो जब ये देखते हैं कि बड़े लोगों के लिए कानून कुछ है, जो बड़े आला लेवल पे कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, उनको बाकायदा गुलदस्ते पहनाए गए हैं, हार पहनाए गए हैं, उनके तमाम FIR काट दी गई हैं, तो फिर आम आदमी क्या सोच कहेगा? ठीक है जी, इस्लाम मज़हब
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हम जो करें। और आज तक देखिए ना सज़ा कितने को मिली है। मशाल खान का केस था, उसमें 52-53 लोग पकड़े गए थे, 26 उसमें बरी हो गए थे, 25 में से सिर्फ एक को सजाए मौत हुई, और वो सारे जो मामलात हैं वो अभी तक अपील में। वो सजाए मौत भी उम्र कैद में तब्दील हो गई अपील पर, किसी एक को भी सजाए मौत। तो इसलिए देखें सजाए मौत जरूरी नहीं है कि दी जाए, लेकिन जब तक आप बिल्कुल एक कंक्लूसिव किस्म की सजा किसी को नहीं देंगे 5-6-7 साल तक किसी अगर मगर के बगैर, उस वक्त तक ये वाकयात होते रहेंगे, जब तक एक मिसालें नहीं बनेंगी, जब तक हमारा सियासतदान खुल के उस मुल्ला के खिलाफ नहीं बोलेगा जिसका भी आपने जिक्र किया है। इस सोच के खिलाफ जब तक हमारा सियासतदान नहीं बोलेगा, इस सोच के खिलाफ जब तक हमारे जज अलग अदले में जो बैठे हुए हैं वो खुल के फैसला नहीं करेंगे, वो भी टेक्निकलिटीज में वो पड़ जाते हैं। वो देखें नूर मुकद्दम का केस अभी तक चल रहा है, अभी वो जाहिर शाह के फोरेंसिक्स हो रहे हैं, बना रहे हैं। मैं वापस आती हूँ। अच्छा, ये जो सजाओं की बात हो रही है ना, तो जब ज़ैनब बच्ची का एक वाकया हुआ था, रेप केस, उसमें सब ने एडी चोटी का जोर लगाया, बड़ी उस पर हाइप हुई, और उस मुलजिम को, इमरान को सजाए मौत भी हुई। लेकिन सवाल ये कि क्या उसके बाद रेप केसेस कम हो गए या खत्म हो गए? मुझे तो लगता है मजीद बढ़ गया। तो सिर्फ मामला सजाए देने का नहीं है, उस फ्रस्ट्रेशन को, उस सोच को, उस माइंडसेट को चेंज करने का है। जनरल साहब, अब मुझे जरा ये बताएगा कि ये जो हम इसी की कंटिन्यूटी में हम बात कर रहे हैं, या टीएलपी की हम बात कर रहे हैं, वहां पे यही नारे लग रहे थे। एक प्रोडक्शन मैनेजर जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उनको कत्ल कर रहे थे, उसको मार रहे थे, उसकी लाश को जला रहे थे। वहां पे एक इंसान था जो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा था, और वो कह रहा था कि इसको छोड़ दो, और इसको बचाने की वो कोशिश कर रहा था। सर, ये वो माइंडसेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम किसी पर्टिकुलर जमात के बंदों को नहीं कह रहे कि वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन इन्हीं जमात के लोगों ने जब धरना देके पुलिस वालों पर वहशाना तशद्दुद किया था, तो आवाज आई थी कि हम इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे अपने लोग हैं। आज उन्हीं अपनों ने एक गैर मुल्की को, एक गैर मुस्लिम को जला के राख कर दिया। सर, ये अपने और गैरों में हम पड़े रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इस वक्त तो खैर वो मैं किसी को डिफेंड करने के लिए इधर नहीं बैठा, और कोई कर भी नहीं सकता। जो आप सब जो बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल वो दुरुस्त है कि कई जहतों पर काम करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ सजाएं देंगे, जैसे आपने कहा कि वो रेप की सजा देने से क्या रेप रुक गए, तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन वो सजा में कितनी देर लगती है, जब तक वो मामला सारा ठंडा हो जाता है, उसके बाद फिर सजा होती भी है या नहीं, ये भी एक फिनोमेना तो है। ये नहीं हो सकता कि आप उसको निगलेक्ट कर दें। बाकी ये जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, जो माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अब इसके जो मुहर्रकात हैं उसमें तो हम सारे तकरीबन मुत्तफिक हैं कि वो इनजस्टिस और चले पावर्टी कह रहे हैं इम्तियाज साहब के, उसका इतना रोल नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा रोल है, वो उसका एक इम्पैक्ट होता है ना। किसी ये नहीं कि अगर आपको नौकरी मिली है तो आपके भाई को नहीं है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। और नाख्वानदगी सबसे बड़ी बात, और खासकर मजहब के मुतालिक नाख्वानदगी, कि हम 10 दफा कुरान शरीफ को खत्म कर लेंगे और उसके बाद छुआरे भी बांट देंगे, लेकिन समझेंगे उसका एक लफ्ज भी नहीं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये उल्मा से ज्यादा, उल्मा के जिम्मे भी है, उल्मा से ज्यादा जो आम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जैसे जिन्होंने खुद कुरान पढ़ा है, उसका तर्जमा पढ़ा है, उसकी तफसीर पढ़ी है, वो जरा सामने आए। वो डर डर के पीछे अगर बैठे रहेंगे और घबराते रहेंगे कि मैंने नाम नहीं लेना, जैसे भी मौलाना साहब का ट्वीट आया है, हालांकि वो खुद मौलाना है, लेकिन उनकी घबराहट नजर आ रही है कि वो पूरी बात कह नहीं पा रहे जो वो कहना चाह रहे हैं, या वो कहना चाह ही नहीं रहे। मेरा ख्याल है हमें खुल के इस माइंडसेट की मुखालफत करनी पड़ेगी। हमें ठीक ठीक पता लगाना पड़ेगा कि ये लोग माइनॉरिटी में हैं, और हमें इनके साथ जो भी मामलात करने हैं, चाहे वो तालीम से हो, चाहे वो लॉ के हों, वो जब तक आप करेंगे नहीं। और इसके लिए जो ये हम आंगी है, पॉलिटिकल हम आंगी, ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके से ये जमातों ने पॉलिटिकल हम आंगी बहुत जरूरी है, यहाँ पर मफादात का टकराव है, सियासी मफादात का टकराव है। जी, मैं वापस आऊंगी। मौलाना साहब की जो ट्वीट है ना, बेसिकली ये आपके सियासी मफादात का टकराव है। आपको पता है कि आपको एक मजहबी वोट बैंक मिलता है, इसलिए आप खुलकर उस पर बात नहीं करते, लेकिन ये मसला सिर्फ मजहबी जमातों का नहीं है, ये मसला सियासी जमातों का भी है। मैं वापस आती हूँ, जिब्रान नासिर साहब से पूछूंगी।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जिब्रान नासिर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि एक तो है मजहबी जमातें, मजहबी सियासी मजहबी जमातें, उनके तो वैसे ही बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हैं, सियासी मफादात का टकराव भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्योर अपने आप को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज कहती हैं, उनके भी सियासी मफादात का टकराव आता है और उनका वोट बैंक जो है वो उससे मुतासर होता है। इस वाक़े की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन इस सोच के खिलाफ कोई बात करने को तैयार नहीं है सारी जमातें। देखिए, मशाल खान के भी केस की बात कर रहे थे गुल साहब, उनको ये पता होगा कि जो 26 लोग एक्विट होके आए थे और जो बाकी जिनके सस्पेंड किए थे हाई कोर्ट ने बुरी तौर पे सेंटेंसेस, उनको जमात इस्लामी की अमीर ने जो है हीरोज वेलकम दिया था। उनमें मुलजमों के अंदर जो एक मरकजी मुलजिम था, उसको छुड़ाने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो ANP के अमीर हैदर खान मोदी कर रहे थे। हमारे यहाँ चारसद्दा में एक थाने को आग लगाई गई, तो थाने के जो आग लगाने वाले थे उनकी राही के लिए मुतालबा करने के लिए इकट्ठे कौन होते हैं? PTI, जमात उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और ANP। पहले 90 की दहाई में और 2000 के बाद 2012-13 के इलेक्शन तक तकरीबन पाकिस्तान में 40 के करीब MNA जिनका ताल्लुक चाहे पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, PTI से हो, जमात उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी से हो, सिपा सहाबा के साथ इश्तराक करके आते रहे। और अब सेनेटर जो है PTI के कह रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में DLP के साथ इत्तेहाद मुमकिन है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे सियासतदान जो हैं, जो इस वक्त हमारे ऐवानों में बैठे हुए हैं, वो अगले 4 साल से ज्यादा दूर देखने का विजन नहीं रखते। जो मुलाकातें ऐवान में हमारे सामने होती हैं और जो बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ होती है, कभी एस्टैब्लिशमेंट किसके पेज पे और किसके लिए नरमी पैदा की जा रही है, वो अगले इलेक्शन पे शुरू होती है और अगले इलेक्शन पे खत्म हो जाती है। न किसी के पास 40 साल का विजन नहीं है। हर कोई इसलिए है कि मेरी ताकत का मम्मा जो है बरकरार रहे और मेरी पावर पे गिरफ्त रहे। माजरत के साथ हमारा प्राइम टाइम या हमारी न्यूज का महवर क्या है? जर्नल की मरात और एक्सटेंशन, इमरान खान की अना, बिलावल भुट्टो का शौक और नवाज शरीफ की इज्जत। 7 बजे का प्राइम टाइम एक सियासतदान की जुगत से शुरू होकर 12 बजे दूसरे सियासतदान की जुगत से खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि मीडिया का भी अहम रोल है। इम्तियाज गुल साहब, APS का एक वाकया होता है, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है, नेशनल एक्शन प्लान भी बनता है, सारी जमातें सर जोड़कर बैठती हैं, प्लानिंग करती हैं, एक मुतअम्मी तरतीब होती है, अमल नहीं होता। क्या आज हम ये श्रीलंकन मैनेजर के इस वाक़े को एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं कि इसके बाद हमारी पॉलिसीज में कोई तब्दीली आएगी और हम इस माइंडसेट के खिलाफ जाएंगे? कौन जाएगा? सवाल ये है। क्या अदलिया जाएगी? हमारे वकील जाएंगे जो खुद तशद्दुद को फ़रोग देते हैं? AC की अदालत पे उन्होंने हमला कर दिया, तोड़ फोड़ की, उन्होंने पुलिस वालों पे हमला किया हुआ है इन वकीलों ने। और वो जो जज हैं, क्या इनके सामने कोई फैसला वो दे सकेंगे? और इसी तरह जब लोगों के सामने जो बड़े हमारे इदारे हैं, अगर वो कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे बुनियादी आइन के बुनियादी उसूलों पे, जिसकी वजह से फिर FIR भी ख़त्म हो जाती हैं, उनको सज़ा नहीं मिल पाती। देखें ना, जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं जी, यानी दुनिया भर में कहीं भी ऐसे नहीं होता कि आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद की और आपको सज़ा ना मिले। यहाँ पे 2-2 हफ्ते पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहे, लाखों लोग बेचारे, उसमें मरीज़ भी हैं, उसमें मुसाफिर भी हैं, और उनको हम हार पहना के वापस भेज देते हैं। उनके ऊपर से हुकूमत वक्त गुलदस्ते लेके उनके दरों पे जाते हैं। जी, तो असल बात यह है कि जब तक इनकी ये मुनाफकत ख़त्म नहीं होगी हमारे इदारों की और हमारे इंडिविजुअल्स की, चाहे वो वकील हैं, चाहे सियासतदान हैं, और चाहे वो बिजनेसमैन हैं जो टैक्स तो नहीं देते हैं लेकिन इनके लिए लंगर बना बना के भेजते हैं, चाहे वो कराची है, चाहे वो रावलपिंडी है, चाहे पेशावर है, कि वो अपनी रकम वहां पे उड़ाते हैं, टैक्स नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक बात है जनरल साहब। ये जो जिसको इम्तियाज गुल साहब मुनाफकत का नाम भी दे रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि TLP ने इसी किस्म का, इसी डंडों का से इस्तेमाल करते हुए बेईमाना तशद्दुद किया था पुलिस वालों पर और वो उनको शहीद किया था। फिर हम उनको भूल गए, हम में से किसी को याद नहीं उनके नाम क्या थे। आज उनके घर में चूल्हा जल रहा है या चूल्हा नहीं जल रहा। वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिन्होंने सर काटे हमारे जवानों के, हमारे फौजी जवानों के, हमने 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। आज हम उनको टेबल पे ले आते हैं, उनको सियासी धारे में ले आते हैं, जेल से छुड़वाते हैं, फूलों के गुलदस्ते लेके चले जाते हैं। सर, आज कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट के बाद के तौर पे एक वाक़े को लेने की सकत है। ये हम जिनको एसेट्स अपने करार देते हैं, इनको हम मुजरिम करार दे सकते हैं? जी देखिए, जितनी भी चीजों का आप जिक्र कर रही हैं, ये तो तमाम इंडिकेटर्स हैं और इसमें कोई शक नहीं कि ये दुरुस्त बात आप कर रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल पहले मेरे भाई ये बात कर चुके हैं कि ये सिर्फ यही इंतहा पसंदी नहीं है, बल्कि हर जगह पर है, हर इंस्टीट्यूशन में है, तमाम सियासी जमातों में है, तमाम ग्रोहों में है। जैसे भी जिक्र कर रहे थे कि चाहे वो वकील हो या कोई भी हो। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी हमें आराम से, तहम्मुल से बैठकर, और ये कौन बैठेगा
ये जो इम्तियाज साहब बात कर रहे थे, कौन जाएगा कौन बैठेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पहली बुनियादी बात ये मेरे ख्याल में, और उस पर हम तीनों चारों अग्री तकरीबन कर रहे हैं। नंबर एक कि निज़ाम टूट फूट का शिकार है, चाहे वो सियासी निज़ाम है, चाहे वो अदालती निज़ाम है, चाहे वो प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे इंटरनल मैटर्स में फौज है। तो ये जो निज़ाम टूट फूट का शिकार मुकम्मल तौर पर हो गया है, और कोई भी एक इदारा ऐसा नहीं बचा जिसको हम ये कह सकें कि आप ये निज़ाम ठीक कर लें, तो इसका ये मतलब है कि हालात बहुत मखदूश हैं और बहुत ख़राब है। फिर सबको मिल बैठकर इसका हल भी तलाश करना, ये तो नहीं हो सकता कि हम इसको जूं का तू छोड़ दें और हैंड्स अप कर लें कि जी चूंकि हर चीज टूट फूट का शिकार है इसलिए अभी तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना मेरी बहन, और वो क्या करना पड़ेगा उस पर अभी तोजो देने की जरूरत है। वो मेरे ख्याल हम इस प्रोग्राम में उसका अहाता नहीं कर पाएंगे। वो क्या करना पड़ेगा और वो कौन करेगा? इम्तियाज गुल साहब ने ये सवाल उठाया है। सर ब्रेक लेने दीजिएगा, वापस आती हूँ, इस बात करते हैं, करेगा कौन? जिन्होंने प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिब्रान नासिर साहब, यहाँ पे दोनों शख्सियात ने दो सवाल उठाए। इम्तियाज गुल साहब कहते हैं कौन करेगा जिन चीजों का हम जिक्र कर रहे हैं, जनरल साहब कह रहे हैं कि कैसे होंगी, क्या करेंगे, बताइए जी, आपके पास क्या तजावीज है? देखिए, जब घर वाले मसले हल नहीं करते हैं ना और उसकी न्यूसेंस बहुत फैल जाती है तो फिर मोहल्ले वाले शरीक हो जाते हैं। FATF क्या था? FATF आपसे भी सारे काम करवा रहे हैं ना जो आपको खुद कर लेने चाहिए थे, मगर आप नहीं कर रहे थे, अपना घर दुरुस्त नहीं कर रहे थे। हम कम्युनिटी ऑफ नेशंस में रहते हैं, ग्लोबल विलेज कहा जाता है अब दुनिया को आजकल। तो हमें लगता है, और ये देखिए ना कि कल तक जो है कोई मशार खान मर रहा था या चारसदा के अंदर कोई मकामी मर रहा था या कराची में किसी मकामी को मार दिया था, आज इत्तेफाक से श्रीलंकन निकल आया है तो तमाम सर्कल से जो है मजम्मत आ रही है, जो कि इंटरनेशनल क्राइसिस बन गया है। ये अमेरिकी शहर भी हो सकता था, फिर आप कहाँ मुंह छुपाते? वो तो श्रीलंका से जो हमारा लेन देन है या जो हमारे ताल्लुकात हैं वो आप कह सकते हैं बराबरी की सतह पे, बल्कि श्रीलंका मिलिट्री वाइज हम पे डिपेंडेंट है एड के लिए। अगर ये कोई ऐसा मुल्क होता, कोई यूरोपियन कंट्री होती जिनके आगे हम कशकोल लेके खड़े होते तो हम कहाँ जाते? अगर हम अपने मामला खुद ठीक नहीं करेंगे जो अख्तियार हैं तो फिर बाहर वाले आके ठीक करेंगे। तो आप अफरा तफरी का और अनारकी की रेसिपी और बुनियाद आप डाल चुके हैं, फॉर्टनाइज मुल्क में बेताश है। तो अगर मैंने आपसे फिर कहा कि इस वक्त मंजर आम के ऊपर जितने भी अवाम में सियासी लीडरान बैठे हैं, कोई अगले इलेक्शन से आगे का विजन नहीं रखता। एक सेल्फलेस लीडरशिप की जरूरत है इस कौम को, जो कि इस पेड़ को लगाने के अंदर इंटरेस्टेड हो, उसका फल खाने में इंटरेस्टेड ना हो पेड़ लगाने से पहले। तो माजरत के साथ वो फुकदान है हमारे उनकी क़यादत का पाकिस्तान में। ठीक है इम्तियाज गुल साहब, जैसे हुआ कि TLP को हम कलदम हटा के, खैर कलदम किया भी नहीं था, मगर उसको सियासी धारे में लाने से क्या उनकी सोच, उनका माइंडसेट हम तब्दील कर सकते हैं? इसी तरह से तहरीक तालिबान जिनके खिलाफ हमने पूरी जंग लड़ी, शहादतें हुई, कुर्बानियां दी, उनसे हम मुज़ाकरात करके उनको पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने पर मजबूर कर सकते हैं, या वो खुले दिल से ये जहन चेंज होंगे इससे? देखिए, अव्वल तो ये कि TLP और TTP का मुवाजना हमें नहीं करना चाहिए। TTP एक प्रॉक्सी टेरर ग्रुप है और वो किसी की सर्विस कर रहे हैं। उस सर्विस में उनको वहाँ से दूर करने के लिए और दुनिया भर में ये मौक़े आते हैं जब दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुज़ाकरात हो, चाहे स्पेन था, चाहे आयरलैंड था, चाहे फिलीपींस था, वो एक अलग मसला है। वो प्रॉक्सी टेररिज्म का एक इंस्ट्रूमेंट है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और ज़रूरी होता है रियासतों के लिए कि उस इंस्ट्रूमेंट को जितना मुमकिन हो न्यूट्रलाइज़ करें। TLP का मामला जो है ये तमाम तर हमारे अपना किया कराया है, और ये जो माइंडसेट आप बात कर रही हैं, इस माइंडसेट मौजूद तो है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में वाइट सफ़ेद फार्म जो लोग थे वो बड़ी तादाद में आकर उन्होंने वोट दिए और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको ज़बान दे दी। TLP ने उन लोगों को ज़बान दी जो कि PMLN में थे, PMLQ में थे, जमात इस्लामी में थे, अब आके उसमें शामिल हो गए। अब सवाल वाहिद और वाहिद बार बार हम उसकी तरफ आते हैं कि जब तक रियासती इदारे, चाहे वो आर्मी है, चाहे हमारे वज़ीर आज़म हाउस है, चाहे हमारी वजारत दाखिला, जब तक ये कंप्रोमाइज़ करना नहीं छोड़ेंगे इन मामलात में, जब तक ये मिसालें कायम नहीं करेंगे, जब तक जज, आला अदालतें वक्त पे फैसला नहीं देंगे, टेक्निकलिटीज़ में फंसे रहेंगे, उस वक्त तक तब्दीली बड़ी मुश्किल होगी, बल्कि उल्टा मामला खतरनाक होगा। जनरल साहब, क्या इदारे या रियासती इदारे कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ सकते हैं?
जी देखें, मेरा ख्याल अगर सब के सब मिलके बैठें और माने अपनी गलती फिर तो छोड़ सकते हैं, शायद उसका इम्कान है, मैं यही कहूंगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि भी एक इदारे की तरफ तमाम बंदूकें कर लें और अपने गिरेबान में ना झांकें, मिसाल के तौर पे अगर पॉलिटिकल पार्टी ये ना देखें कि उन्होंने मौरूसियत को किस अरूज पर पहुंचा दिया है कि यहां तक के मतलब वो पहले तो हम बात करते थे ना कि भी मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी नवासी, उसको छोड़ दें। अगर कहीं कोई फौत हो जाता है, उसकी जगह इलेक्शन कराने पड़ते हैं तो उसी की बेगम को जो है ना वहां पे खड़ा कर देते हैं कि जैसे कि सियासत कोई बड़ी आम सी चीज है और कोई भी कर सकता है। अगर बाप फौत हो गया तो बेटी कर लेगी, अगर मियाँ फौत हो गया तो उसकी बेगम कर लेगी। क्या ये तरीका है? क्या सियासत इतनी चीप चीज है या इतनी आसान चीज है कि जो मर्जी कर ले? उसके बाद जजेस आपके जो पहले किसी न किसी पार्टी के साथ बैठे होते हैं, उनके मुकदमे लड़ रहे होते हैं उनके चैम्बर में, वहां पर तो वो आके आपके जस्टिस लग जाते हैं, वो आपके फैसले कर पाएंगे? जो अदारे हैं जिनको अपने उसमें हदूद में रहना चाहिए, जब उसे तजावत, तो ये काम सबके करने का है और बात बहुत बिगड़ चुकी है। अब अगर हम ये ठीक है, ये काम सबके करने का है, लेकिन डिपेंड। ओके जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम। एक अच्छी बात श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। सियासत हरकत करने की नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच इब्राहिम नासिर साहब। इम्तियाज गुल साहब आपका भी गया। बात वही है कि इस वाक़े के मुजरिमों को, क्योंकि इंटरनेशनली इसको कितनी हाइप है, पाकिस्तान का इमेज इससे कितना बिगड़ा है, इनके मुलजिमों को मुजरिम भी बन जाए, सजाएं भी मिल जाए, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे वाक़यात से कैसे डील करेंगे, ये इससे सोचने की बात है। इस वाक़े को टर्निंग पॉइंट लेकर इस पर बैठे, सोचें और अपनी पॉलिसीज बदलें। एसिड्स करने वाली जो कॉम्प्रोमाइजेस है, इनको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।